हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्व के अधीन गति। आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का तीनों क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल थ्योरी प्लस थ्योरी के साथ। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जो है आप लोग का, इसमें से बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। खास करके बीपीएससी 4.8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप थ्योरी के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करते चल रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग का तैयार होता चल रहा है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्व के अधीन गति। तो यहाँ पे देखिए, ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक तथा मंगल, यानी पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है? मंगल, तथा पृथ्वी का एक ग्रह चंद्रमा है और मंगल के दो उपग्रह होते हैं, फबोस और डिबोस। शनि के सर्वाधिक यानी 82, हम यहाँ पे बृहस्पतिवार का देख सकते हैं 79 उपग्रह है। तो यहाँ पे देखिए, ये उपग्रहों के थोड़ा सा याद जरूर कर लीजिएगा कि 82 और 79 ग्रहों के गति संबंधित केपलर का नियम। देखिए यहाँ पे, जर्मन खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में निम्न 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। प्रथम नियम में होता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ता कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। यानी इनका पहला नियम कहता है कि जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में पथ पे यानी चक्कर लगाते हैं। दूसरा होता है कि सूर्य के किसी ग्रह का मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। यानी समान, यहाँ पे देख सकते हैं समान क्षेत्रफल समान तय करती है। यानी अगर दूर होती है तो उसका स्पीड तेज होता है, पास आ जाती है तो उसका स्पीड धीमा हो जाता है। तो यही कहा गया कि द्वितीय नियम यह स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है, और जब उस सूर्य के समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम हो जाती है। यानी समान समय में समान क्षेत्रफल तय करने का मतलब है कि अगर सूर्य से दूर है तो धीमा घूमेगा और पास है तो तेज घूमेगा। यानी जितना क्षेत्रफल वो दूर में तय कर रहा है, जितनी टाइम में दूर का क्षेत्रफल तय कर रहा है उतनी टाइम में नजदीक का भी क्षेत्रफल तय करेगा। अगला देखिए, तृतीय नियम क्या हो जाता है? द्वितीय नियम जरूर याद किया रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि द्वितीय नियम यह स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य के दूरस्थ होता है तो कैसे गति करता है और निकट होता है तो कैसे करता है। तो जब ग्रह सूर्य के दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है, जब सूर्य के समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम प्रतीत होती है। तृतीय नियम क्या कहता है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का मत था कि इस विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी निम्न नियम प्रतिपादित किए हैं। दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे F बराबर G m1 m2 अपन r स्क्वायर इसका सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए, गणितीय रूप में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, यदि दो पिंड जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच का कार्य करने वाला आकर्षण बल F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपन r स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे G आप लोग का स्थिरांक होता है। तो यहाँ पे देखिए, F बराबर G m1 m2 अपन r स्क्वायर, यानी जी का मान आप लोग का कहीं बदलता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जहां जी अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। यदि बल न्यूटन में, दूरी r मीटर पर तथा द्रव्यमान m1 m2 किलोग्राम में हो तो जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। प्रयोग द्वारा जी का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट अपन किलोग्राम स्क्वायर ज्ञात किया गया है। देखिए यहाँ पे, तो इसका मात्रक पूछे और जी का मान पूछे तो जी का मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर और इसका मान हो जाता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। यहाँ पे गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण देखिए,
यानी ग्रेविटी क्या होता है, तो गुरुत्व ग्रेविटी वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी तथा जे में संबंध देखिए, तो जे तथा जी में संबंध, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर जे एम ई, यानी ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और इस पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जो गुरुत्व का मान होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है द्रव्यमान पे नहीं डिपेंड होता है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों को दो वस्तुएं मुक्त रूप से y की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे एक की ऊंचाई से गिराई गई हैं तो एक साथ ही अब पृथ्वी पर पहुंचेगी। हालांकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव और श्यानकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। इस दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर भी जी का मान में परिवर्तन होता है। तो आपको पता है कि अगर त्रिज्या घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा और जी का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर दो वस्तु है, एक वस्तु सपोज कीजिए आपने कागज ले लिया है और एक लोहा ले लिया है, अगर निर्वात में इसको गिराएंगे तो दोनों साथ ही पृथ्वी पे आएगी। लेकिन अगर हवा या घर्षण है तो कागज हल्का है तो थोड़ा देर पहुंचेगा और जो जिसका घनत्व तो ज्यादा होगा वो पहले पहुंच जाएगा। यहाँ पे जी का मान ये होता है कि ये द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। ध्रुवों पे जी का मान अधिक होता है क्योंकि वहां पे त्रिज्या कम होती है। तो वही कहा गया है कि पृथ्वी तल पर जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। उपग्रह का कक्षीय चाल देखिए, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी की त्रिज्या है, भी वेग से चल रहा है, यहीं पे अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो यदि यम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में भी चाल से परिक्रमण कर रहा है तो उपग्रह पर अभिकेंद्रीय बल mv² आर हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल है। अतः जी m/r² और mv²/r, तो रूट के अंदर हो जाएगा जी m/r²। आगे देखिए, जहां जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक तथा एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, हमें ज्ञात है कि जी m/r² हो जाता है। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आप लोग का आ जाता है कि g/r²/r। यहाँ पे देख सकते हैं r बराबर g/r। आगे देखिए, पलायन वेग क्या होता है। पलायन सामान्यतः यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पिंड कुछ ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आता है। लेकिन पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पे देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई, यानी ई में से अर्थ होता है दो, इसका पलायन वेग होता है वी ई बराबर 2gme/r ई, जहाँ जे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। स्पष्ट है कि पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी है तो जी बराबर gme/r ई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या है और पृथ्वी का ही द्रव्यमान है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर पलायन वेग नहीं करता है। आगे देखिए, यहाँ पे से लास्ट में ये निकल के है √2gre। आर ई किसकी त्रिज्या है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है, जी गुरुत्व है और √2। यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन को,
गुरुत्वीय त्वरण g 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 गुणे 10⁶ मीटर का मान रखने पर यहाँ पे आप लोग का पलायन वेग निकल जाता है 11.2 की गुणे 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड की वेग से अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो वस्तु फिर वापस पृथ्वी पे नहीं आएगी। वही कहा गया है कि स्पष्ट है कि यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी वो भी लौट कर नहीं आएगी। आगे देखिए, कक्षीय चाल एवं पलायन वेग में संबंध। पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह का कक्षीय चाल v0 तथा पृथ्वी तल से फेंकी गई किसी वस्तु का पलायन वेग ve हो तो √2 भी हो जाता है। स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर √2 गुनी हो जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। अगला देखिए, सरल आवर्त गति क्या होता है? जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है। देखिए, सरल आवर्त गति क्या होता है? जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का दोलन तथा किसी सरल लोलक का दोलन आदि सरल आवर्त गति का एक उदाहरण है। आगे देखिए, इसमें सरल लोलक देखिए, यदि लंबाई में न बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दे तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के व पतले धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं। यही व्यवहारिक सरल लोलक है। धातु के गोले को गोलक कहते हैं तथा निलंबन बिंदु से गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल देखिए, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो t बराबर √2 रूट के अंदर t बराबर 2π√L/c, यानी लंबाई बढ़ेगा तो टाइम बढ़ जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं g का मान बढ़ेगा तो t का मान घट जाएगा। जहाँ L सरल लोलक का प्रभावी लंबाई है, g गुरुत्वीय त्वरण है। स्पष्ट है कि लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक का आवर्तकाल t लोलक की प्रभावी लंबाई L के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः यदि लोलक का प्रभावी लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी दे तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण g के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण स्वरूप, जब किसी लोलक घड़ी को पहाड़ पर अथवा खान पर ले जाया जाता है तो g का मान घटने से इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। अनंत नहीं, यह सरल लोलक के आवर्तकाल की अधिकतम सीमा है। यानी अधिकतम सीमा कितनी होती है? 84.6 मिनट। लोलक सेकेंड देखिए, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड हो तो उसे सेकेंड लोलक कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग की थ्योरी थी। अब यहाँ से हम लोग जितने पिछले पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चनों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है ब्रह्मगुप्त। अगला यहाँ पे देखिए, ब्रह्मगुप्त गुप्ततरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। यहाँ पे देखिए, गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे को ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न
बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन। यहाँ पे देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बराबर G(m1)(m2) अपन आर स्क्वायर, जहाँ F बल m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान और r दोनों पिंडों के बीच की दूरी और G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां पे गुरुत्व नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सक पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियान में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशियां क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। अगला है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वहां से सेब छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा। अगला देखिए, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, अधिक गति से गतिवान होगा। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन सी। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल का आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। यहाँ पे देखिए, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। आगे देखो, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अब जितना है उसका चौथा भाग। यहाँ पे आप देखिए, माना वर्तमान में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी r है तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पे देखिए F1 बराबर G(m(c)(m)e, यानी यहाँ पे और r, यहाँ पे ms सूर्य का है और me पृथ्वी का है, r स्क्वायर हुआ है। तो सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण। अगर सूर्य एवं पृथ्वी की बीच की दूरी दोगुना हो जाए तो यहाँ पे आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भूमि पर दोनों ए और बी साथ ही पहुंचे, क्योंकि ये थ्योरी आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, क्योंकि जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। तो देखिए इसमें इसका डिस्कशन क्या कहा गया है। तो यहाँ पे दोनों गेंद ए बी भूमि पर एक साथ पहुंचेंगे क्योंकि गति समीकरण गुरुत्वाधीन गति के लिए होता है। यहाँ पे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's, भी अंतिम वेग है। यहाँ पे देखिए, चूंकि दोनों गेंद के लिए ऊंचाई से समान है, अंतिम वेग भी बराबर √2g's हो जाता है। तो गेंद के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, अतः दोनों गेंद समान वेग से एक साथ भूमि पर गिरेंगे। अगला देखिए, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग का कथन और कारण दोनों सही है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा, कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन देखिए क्या कहा गया है, कथन में चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है पर थोड़ा कम है, इसलिए कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए,
चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होगा। इस प्रकार कथन सही है, जबकि कारण सही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर भी गुरुत्व है पर पृथ्वी के 1/6 भाग से कम है। आगे देखिए, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो पिंड का भार जहाँ जी का मान ज्यादा वहाँ पिंड का भार अधिक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अगला ऑप्शन क्या दिया है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो ये ध्रुव पे अधिकतम क्या होगा, जी का मान वहाँ पे अधिक होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है, तो वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे सही हो जाता है हाइड्रोजन। पृथ्वी का पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होगा, तो ऑप्शन हो जाता है आप लोग का हाइड्रोजन। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है, गुरुत्व बल पर और पिंड पर लगने वाले उत्पक्ष बल। दिए गए विकल्पों में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्पक्ष बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। आगे देखिए, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिराने वाली किसी कण के मामले में समय तथा विस्थापन का विवरण किसमें सही है। यहाँ पे देखिए आप लोग, देखो यहाँ पे दिया है कि विरामावस्था शून्य से गुरुत्वीय बल के साथ स्वतंत्रतापूर्व गिराते हुए पिंड के लिए S बराबर 1/2GT² समीकरण उपयुक्त है, जो परवलय का समीकरण है, अतः विकल्प ए सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए ही आप लोग का सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे टी और यहाँ पे डी। यहाँ पे देखिए पहले बड़ा है, फिर थोड़ा सा घटा है, फिर बढ़ने लगा है, तो ये पूछा है इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए बीचों बीच से ये तो सरल रेखा का हो गया, ये घट रहा है। तो आगे देखिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर अनंत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, अधस्त तल तक पिंड के पहुंचने में लगा समय। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला यहाँ पे कौन सा होगा, 2s/g। तो यहाँ पे सही हो जाता है 1/sin 2g/g, 2s/g। यहाँ पे देखिए कण चिकने अनंत समतल पर है, अतः वह जी के बजाय जी साइन थीटा के अंतर्गत गति करेगा, तथा कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, अतः प्रारंभिक चाल 0 हो जाएगी। तो गति का समीकरण यस बराबर ut + 1/2gt हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। तो यल बराबर 1/2g साइन t²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला देखिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसके वेग क्या होगा। जी का मान दे दिया है, टी का मान दे दिया है और वेग आप लोग का भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को फार्मूला पुट करके इस सवाल को आप सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे v बराबर u + at, इसी फार्मूले से आप लोग का पहला से आ जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहा और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या हो जाएगा, तो 2% बढ़ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत परिवर्तन इस तरह से इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए, विनाशकारी भूकंप का गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 980 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 980 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा। देखिए यहाँ पे एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड लेना है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का यानी 1/6 हो, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पृथ्वी पे 100 है, द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, तो 100 का सही रहेगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, भारहीनता होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में क्या होगा, भारहीनता हो जाएगा। अगला देखिए,
भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर mg होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान तथा g गुरुत्वीय त्वरण है। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो W बराबर mg1 प्लस g2, m g1 प्लस माइनस g2 और m बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलान करने वाला है। तो रेडियम, पेंसिलिन, एक्सरे, शेषक। तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। एक्सरे की खोज रोंटिजे ने। और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। यहाँ पे रेडियम तत्वों की खोज क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में। पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने 1928 में। एक्स किरणें की खोज 1895 में विलियम रोंटिजे और 1796 में चेचक के टीके की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इसे तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन बी सही हो जाए। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य होती है, यानी पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। हम पृथ्वी के घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। अगला देखिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान हो गया, क्योंकि द्रव्यमान तो कहीं बदलने वाला नहीं है। तो आप लोग का ऑप्शन ए ही सही हो जाता है। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उतनी दूर से अस्तित्वहीन होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्या पूछा है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, केंद्रीय बल और दूसरा प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी के वृत्तीय अथवा दीर्घ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडल कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा, भू स्थिर कक्षा 3600 किलोमीटर या अधिक में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहता है, परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम होती जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। अगला देखिए, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव से होता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है, तो यहाँ पे डॉपलर प्रभाव द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। आगे देखिए, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहा है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण करता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी एंड केंद्रीय विमुखी बल के कारण। यहाँ पे देखिए, उपग्रह अपने कक्षा में अभिकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्वीय, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए देखिए, गुरुत्वीय चारों से सबसे प्रबल है, प्रबल नहीं है, सब गुरुत्व त्वरण सबसे दुर्बल है।
तो यहाँ पे यही सही हो जाएगा। चारों आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में से प्रबलतम है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार अधिक होता है, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला देखिए, मानव व्यक्ति का द्रव्यमान m तथा भार w तथा लिफ्ट त्वरण a के ऊपर की ओर जा रही है, तो व्यक्ति पर लगने वाला बल mg ma। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो स्पष्ट है कि लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से ऊपर की ओर जाने पर व्यक्ति को अपना भार W के बढ़ने का आभास होगा। इसके विपरीत लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर गति करने से व्यक्ति को अपने भार में कमी का आभास होगा, क्योंकि उस दशा में त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती है। टी बराबर यहाँ पे 2π/L/c होता है, तो लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी कालावधि भी उतनी ही अधिक होगी। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, दिन से तो कोई लेना देना नहीं है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो समय बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रोद्योल आवर्तकाल हो जाएगा। अगर लड़की खड़ी हो गई है तो कम हो जाएगा, यानी उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, यानी लंबाई बढ़ी तो आवर्तकाल बढ़ा। अब जब लड़की खड़ी हो गई है तो थोड़ी सी उसकी लंबाई घट गई है तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला, लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक के प्रभावी लंबाई कम हो जाएगा और फलस्वरूप उसका प्रदर्शन आवर्तकाल कम हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलक को दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा है। तो देखिए, यहाँ पे उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। नहीं, सरल आवर्त गति करने वाले पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरते हैं तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। जब पिंड गति के अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है। साथ ही हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में सामान्य दोलन का दोलन आयाम, वायु प्रतिरोध आदि कारणों से समय के साथ कम होता जाता है। इस प्रकार कथन यहाँ पे सही है। देखिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो यहाँ पे आप लोग ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, वसंत और वर्षा ऋतु में, तो अपन लोग को सही हो जाता है शीतकाल ऋतु में। यहाँ पे पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ और आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिए, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वो क्या होगा? वापस चली आएगी, क्योंकि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से भेजेंगे तभी वो वापस नहीं आएगी। यहाँ पे आप इसका डिस्कशन पढ़ सकते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी। तो ऐसा नहीं है। किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? वहाँ पृथ्वी के निकट है, वह सूर्य के प्रकाश का प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वर्ग के से कम है। यहाँ पे देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वो वहां से पलायन कर जाते हैं, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है और इस सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्थूल पदार्थों का निर्माण, तो आप लोग इसको 1-2 बार जरूर देखिएगा, जिससे कि
आपके सारे डाउट दूर हो जाए। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द